हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं मेन सेंसर अप्रोच का 41 सेशन, जिसमें हम यूपीएससी के जीएस के चारों पेपर के मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। इस सेशन में हम 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन रहेंगे जीएस पेपर 1 के, एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जीएस पेपर 2 का और एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे जीएस पेपर 3 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। ये क्वेश्चन नंबर 160 है। प्रीवियस 159 क्वेश्चन हम प्रीवियस सेशंस में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो क्वेश्चन है जीएस पेपर 1 के आधुनिक भारतीय इतिहास खंड से है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रवाद क्या है, वह कौन से कारक थे जिनके कारण 19वीं सदी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद का उदय हुआ। विभिन्न भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए राष्ट्रवाद के संबंध में विभिन्न विचारों पर चर्चा करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 250 शब्दों में देना है, जिसमें आपको राष्ट्रवाद के बारे में बताना है, इसके उदय के कारकों पर चर्चा करनी है, साथ ही साथ विभिन्न भारतीय राष्ट्रवादियों के विभिन्न विचारों पर भी आपको चर्चा करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे, फिर इसकी संरचना या बॉडी का निर्माण करेंगे, फिर निष्कर्ष के साथ इस क्वेश्चन को एंड करेंगे। अगर हम इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें, तो जो राष्ट्रवादी विचारधारा है, जिसके अंतर्गत राष्ट्र मानव सामाजिक जीवन की एक मौलिक इकाई होता है, जिसमें राष्ट्र को अन्य सिद्धांतों पर प्राथमिकता दी जाती है। इसके अंतर्गत दावा किया जाता है कि राष्ट्र किसी राज्य के लिए एकमात्र पूरी तरीके से वैध आधार होता है। इसमें जो राष्ट्रवाद एक राजनीतिक और विशिष्ट राष्ट्रों की ओर से राजनीतिक एवं सामाजिक आंदोलन दोनों को संदर्भित करता है। तो इसमें राष्ट्रवाद को समझाकर इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग की जा सकती है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि वह कौन से कारक थे जिससे भारतीय राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इसमें सबसे पहला कारक था पश्चिमी विचार और शिक्षा। जब भारतीयों ने पश्चिमी विचार और शिक्षा को जाना, तो उन्होंने इसमें से आधुनिक विचारों को आत्मसात किया, जिससे भारतीय राजनीतिक सोच को एक नई दिशा मिली। लेकिन जो ब्रिटिश शासक थे, उनका ये बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं था कि वे पश्चिमी विचार एवं शिक्षा से भारतीयों को नई दिशा दें, बल्कि उनका उद्देश्य तो केवल ये था कि भारत में कुशल प्रशासन के लिए वे पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे थे। इसके अलावा जो यूरोपीय लेखक थे, जैसे कि मिल्टन, मिल, रूसो, पेन, स्पेंसर और वॉल्टेयर, तो इनके उदार एवं कट्टरपंथी जो विचार थे, उसने भारतीयों को आधुनिक तर्कसंगत, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, राष्ट्रवादी विचार अपनाने में उन्होंने मदद की, जिसने भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही साथ अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार हुआ, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले जो विभिन्न भाषाई क्षेत्र थे, जिसमें जो राष्ट्रवादी नेता रहते थे, वे एक दूसरे से संवाद करने में उनको काफी ज्यादा मदद मिली। साथ ही साथ इसमें मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का गठन हुआ, जिन्होंने उभरती हुई राजनीतिक अशांति के केंद्र का गठन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण कारक था प्रेस। कई प्रतिबंधों के बाद भी भारतीय स्वामित्व वाले अंग्रेजी और स्थानीय समाचार पत्र की अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई, जिसने भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रेस ने आधिकारिक नीतियों की आलोचना की, लोगों को एकजुट करने में मदद की। इन्होंने जो स्वशासन, लोकतंत्र, नागरिक अधिकार और औद्योगिकीकरण के जो विचार थे, उसका प्रचार प्रसार किया। साथ ही साथ वैचारिक आदान प्रदान करने में भी इसने काफी ज्यादा भूमिका निभाई। इसके अलावा अन्य कारक था सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसमें भारतीय समाज को विभाजित करने वाली जो सामाजिक बुराइयां थी, उसको दूर करने में इसने काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में उभर कर सामने आया। इसके अलावा जैसे कि हमने अभी बात की मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का उदय, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, उसके जो सभी चरण थे, उसका जो नेतृत्व किया था इस मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा ही किया गया था। इसके अलावा दुनिया भर में जो समकालिक आंदोलन चल रहे थे, उसका प्रभाव भी भारत में देखा गया। जैसे कि दक्षिण अमेरिका में जो स्पेनिश और पुर्तगाली जो साम्राज्य थे, उसके खंडर पर कई राष्ट्रों का उदय हुआ, जिसमें मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो इटली एवं आयरलैंड के जो राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन थे, उसने भारतीय नेताओं को काफी ज्यादा प्रेरित किया। इसके अलावा जो शासकों की जो प्रतिक्रियावादी जो नीतियां थी, नस्लीय जो उनका अहंकार था, उसने भी भारतीयों का गुस्सा ब्रिटिश के प्रति बढ़ा दिया। जैसे कि लिटन की जो आईसीएस की जो अधिकतम आयु थी, उसको घटाकर 21 से 19 वर्ष कर दिया। भयंकर अकाल के समय 1877 में भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इसके अलावा भारतीय जो वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट लाया गया, जिसमें 1878 में कई सारे जो हमारे स्थानीय अखबार थे, उस पर बैन लगा दिया गया। साथ ही साथ 1878 में आर्म्स एक्ट लाकर भी एक तरीके से उन्होंने प्रतिक्रियावादी नीति को अपनाया। तो ये हमने बात की भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारकों के बारे में। इसके बाद हम जान लेते हैं कि राष्ट्रवाद पर जो भारतीय राष्ट्रवादियों के क्या क्या विभिन्न विचार थे। इसमें सबसे पहला था उदारवादी राष्ट्रवाद, जिसमें हमारे जो प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेता थे, जैसे कि दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले एवं महादेव गोविंद रानाडे, तो उन्होंने कानून के समक्ष समानता हो,
भाषण एवं प्रेस की स्वतंत्रता हो या प्रतिनिधि सरकार के जो सिद्धांत थे उसके वे प्रशंसक थे। साथ ही साथ ब्रिटिश से अपनी बात मनवाने के लिए वे संवैधानिकता, शांतिपूर्ण तरीकों पर आधारित उदारवादी राजनीति को उन्होंने अपनाया। साथ ही साथ वे इसे एक सभ्य राष्ट्र के रूप में भारत की प्रगति के लिए अनिवार्य शर्त मानते थे। लेकिन वह ये भी मानते थे कि ब्रिटिश शासन को भारतीय परिस्थितियों में ढालने के लिए इसके प्रशासन में सुधार वह चाहते थे। इसके अलावा इसमें दूसरा विचार था उग्रवादी राष्ट्रवाद का। जो भारतीय स्वतंत्रता का जो विचार था उसको राजनीति में केंद्रीय स्थान दिलवाने वाले उग्रवादी राष्ट्रवादी थे। इन्होंने स्वतंत्रता बलिदान से ही प्राप्त होगी, ये इन्होंने प्रेषित किया। इसके महत्वपूर्ण नेता थे अरबिंदो, तिलक, लाला लाजपत राय, और इनके बीच में भी विचार में मतभेद थे। जैसे कि तिलक ये मानते थे कि स्वराज का अर्थ ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन यानी कि सेल्फ रूल प्राप्त करना है, जबकि अरबिंदो ये मानते थे कि हमें विदेशी शासन से पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इसके अलावा राजनीतिक वैचारिक स्तर पर भी इन्होंने कई सारे प्रगतिशील सुधार किए, जैसे कि इन्होंने जन भागीदारी और आंदोलन के सामाजिक आधार को व्यापक करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा इन्होंने देशभक्ति को देश के लिए सेवा और बलिदान के स्तर तक पहुंचाने में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा इसमें जो तीसरा जो विचार था वह क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का था। ये इनका जो विचार था वह शासकों के दिलों में आतंक पैदा करना था और लोगों को जागृत करना था, और जो इसमें मन में जो लोगों के मन में जो सत्ता के प्रति जो भय था उसको दूर करना इनका एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके जो महत्वपूर्ण नेता थे भगत सिंह, बारिंद कुमार घोष, चंद्रशेखर आजाद जैसे महत्वपूर्ण नेता इससे जुड़े हुए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें फोर्थ विचार की तो वह गांधीवादी राष्ट्रवाद था, जिसके अंतर्गत जो पूर्व गांधीवादी जो राष्ट्रवादी की जो स्वराज की अवधारणा थी उसके विपरीत गांधी जी ने जो स्वराज की अवधारणा थी उसका एक व्यापक अर्थ प्रस्तुत किया, जिसमें वे केवल इसमें स्वराज का अर्थ न केवल राजनीतिक मुक्ति को मानते थे बल्कि सामाजिक, आध्यात्मिक एवं नैतिक आधार पर मानव मुक्ति की वे इसके अंतर्गत मानते थे। तो इस तरीके से गांधी जी ने एक मुक्ति की एक व्यापक अवधारणा प्रस्तुत की। यह हमने बात की जो विभिन्न राष्ट्रवादियों के विभिन्न विचार थे। इसके बाद अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो जो भारत में जो राष्ट्रवादी जो प्रतिक्रिया हुई भारत के स्वतंत्रता संग्राम में विभिन्न चरणों में अलग अलग ढंग से वह व्यक्त हुई दिखती है। इसके अलावा जो प्रत्येक चरण की जो परिणति क्या रही कि जो ब्रिटिश से भारत की स्वतंत्रता और भारत एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में उसका गठन इसकी एक परिणति के रूप में उभर कर सामने आया। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 1 के आधुनिक भारतीय इतिहास खंड से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीएस पेपर 1 के सोसाइटी खंड से, जिसमें आपसे पूछा गया है कि न्यूरो डाइवर्सिटी क्या है, न्यूरो डाइवर्स कार्यबल होने के लाभों और कार्यस्थल पर न्यूरो डाइवर्सिटी को बढ़ावा देने के आवश्यक उपायों पर चर्चा करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 250 शब्दों में देना है, जिसमें आपको न्यूरो डाइवर्सिटी बताना है, न्यूरो डाइवर्स कार्यबल होने के लाभों, साथ ही साथ उसके को न्यूरो डाइवर्सिटी को बढ़ावा देने के आवश्यक उपायों पर भी आपको चर्चा करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर हम इसके इंट्रोडक्शन पर विचार करें तो जो कार्यस्थल में जो न्यूरो डाइवर्सिटी से तात्पर्य यह होता है कि जैसे कि कोई ध्यान अभाव, अति सक्रियता विकार या जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम जो विकार होते हैं, डिसलेक्सिया जैसे न्यूरो डिवर्जेंट जो स्थिति वाले लोग होते हैं जिनके दिमाग का स्तर भिन्न भिन्न होता है, उन्हें कार्यस्थल पर एक साथ लाकर न्यूरो डाइवर्स कल्चर स्थापित करना। इसके अलावा हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंग द्वारा इसकी एक परिभाषा दी गई। इसमें उन्होंने कहा कि जो प्रत्येक व्यक्ति होता है अपने परिवेश से अलग तरीके से इंटरेक्ट और उसका अनुभव उसके लिए अलग होता है, और साथ ही साथ एक सोचने समझने का एक निश्चित सही तरीका नहीं हो सकता। इसलिए जो न्यूरो डाइवर्स है उसको हमें एक विकार नहीं मानना चाहिए। इसके अलावा अगर हम इस क्वेश्चन के बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो जो न्यूरो डाइवर्स जो कार्यबल है उसमें एक रिपोर्ट में कहा गया कि लगभग भारत में 2 मिलियन लोग इससे पीड़ित हैं। साथ ही साथ जो डेलॉइट्स की जो एक रिपोर्ट थी उसमें यह कहा गया कि दुनिया का लगभग 20% हिस्सा न्यूरो डाइवर्स है, और लगभग अनुमानित ऐसा देखा गया कि यूएसए में जो ऑटिज्म से जो पीड़ित जो लोग हैं उनमें से 85% बेरोजगार हैं। इसलिए हमें जरूरत है कि एक ऐसा वातावरण तैयार किया जाए जो इन व्यक्तियों का स्वागत करे, साथ ही साथ उन्हें नौकरी से अगर हम वंचित करते हैं तो ये उनके साथ एक अन्यायपूर्ण व्यवहार होगा। तो इस तरीके का डिस्कशन जो यूएसए में उभर कर सामने आया जिसमें कार्यबल को न्यूरो डाइवर्स बनाने की बात की गई। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि न्यूरो डाइवर्स कार्यबल होने के लाभ क्या होते हैं। ऐसा देखा गया है कि जो न्यूरो डाइवर्सिटी को अपनाने वाले जो संगठन हैं
उनकी दक्षता, उनकी रचनात्मकता एवं उनकी जो प्रतिस्पर्धात्मकता है वह इसके अंतर्गत बढ़ जाती है। साथ ही साथ जेपी मॉर्गन के अध्ययन के अनुसार एक ऑटिज्म एट बर्थ एक पहल उन्होंने चलाई थी, जिसमें ऐसा देखा गया कि जो ऑटिज्म से जो पीड़ित हैं वह कार्य के दौरान कम गलती करते हैं। इसके अलावा एक ऐसा संगठन जिसमें न्यूरो डाइवर्जेंट एवं न्यूरोटाइपिकल दोनों सदस्यों वाली टीम होती है, वह टीम ज़्यादा कुशल होती है इन कंपैरिजन टू द न्यूरोटाइपिकल जैसे संगठन वाली टीम के कंपैरिजन में। इसके अलावा जो न्यूरो डाइवर्जेंट जो व्यक्ति होते हैं उनमें विस्तार पर उत्कृष्ट ध्यान देते हैं वह लोग। इसके अलावा इनमें जटिल एवं दोहराए जाने वाले जो कार्य होते हैं उसमें ध्यान देने की अद्भुत क्षमता उनके अंतर्गत होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो मॉन्ट्रियल विश्वविद्यालय की एक रिपोर्ट के अनुसार ऑटिज्म स्पेक्ट्रम वाले जो लोग हैं वह कार्य को 40% तेजी से पूरा करते हैं। इसके अलावा डिस्लेक्सिया से जो पीड़ित जो लोग हैं उनके जो मजबूत स्थानिक तर्क होते हैं और वह समस्या समाधान क्षमता उनकी काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती है। साथ ही साथ वह लीक से हटकर भी सोच पाते हैं। तो ये हमने बात की न्यूरो डाइवर्सिटी के लाभों के बारे में। इसके बाद हम देख लेते हैं कि कार्यस्थल में न्यूरो डाइवर्सिटी बढ़ाने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। न्यूरो डाइवर्स लोगों को काम पर रखना, जैसे कि डेलॉयट और माइक्रोसॉफ्ट जैसी हायरिंग प्रोग्राम उन्होंने पेश किए हैं। इसके अलावा उनका सक्रिय नेतृत्व होना चाहिए, ये सुनिश्चित करना कि कार्यस्थल पर जो न्यूरो डाइवर्स जो व्यक्ति हैं उनके प्रति जागरूक एवं लोग बाग उनका सहयोग करें। साथ ही साथ उनमें समावेशन की व्यवस्था करना, जैसे कि उन्हें उचित बुनियादी ढांचा प्रदान करना जिससे इष्टतम स्तर पर वे अपना प्रदर्शन कर पाएँ। साथ ही साथ उनके लिए बाधाओं को दूर करना और उन्हें वास्तविक क्षमता प्राप्त करने के लिए एक अनुकूल परिस्थितियां प्रोवाइड करना। साथ ही साथ इसमें कुछ लोगों को मेंटरशिप से ही उसमें लाभ हो सकता है, लेकिन कई लोग जो पेशेवर हैं उनको इसके अंतर्गत प्रशिक्षण की भी जरूरत हो सकती है। तो ये उपाय हो सकते हैं जो कार्यस्थल में न्यूरो डाइवर्सिटी को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके निष्कर्ष की, तो सही वातावरण बनाने के लिए जो एम्प्लॉयर है यानी कि जो नियोक्ता है उसकी ओर से खुलेपन और बदलाव की इच्छा की आवश्यकता है। साथ ही साथ लचीलेपन के परिणाम स्वरूप जो न्यूनतम और बिना लागत के असाधारण लाभ वह प्राप्त कर सकता है। साथ ही साथ नियोक्ता को न्यूरो डाइवर्स कार्यबल की उच्च भागीदारी प्रदान करके समावेशिता की जो परिभाषा है उसको व्यापक करने की आवश्यकता है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 1 के सोसाइटी खंड से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके जीएस पेपर 2 के पॉलिटी खंड से, जिसमें आपसे पूछा गया है कि न्यायपालिका में लंबित मामलों के भारी अंबार के कारण न्याय वितरण प्रणाली में होने वाली भारी देरी के कारणों का विश्लेषण करें। क्या आपको लगता है कि उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना लंबित मामलों के मुद्दे का संभावित समाधान हो सकता है? तो इसका आंसर आपको 250 शब्दों में देना है, जिसमें आपको न्यायपालिका में जो लंबित मामले हैं उसके कारणों के बारे में बताना है। साथ ही साथ इसमें आपको ये बताना है कि न्यायपालिका में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से ही क्या लंबित मामलों का समाधान हो सकता है या नहीं। अगर हम इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो जो लोकतंत्र होता है उसमें न्याय प्रणाली किसी भी भय या पक्षपात या किसी भी स्नेह या द्वेष के बिना जनता की सेवा करने के लिए संविधान के तहत स्थापित किया जाता है। इसमें जो न्याय वितरण जो प्रणाली होती है उसकी माप इस तरीके से की जा सकती है कि देश भर की अदालतों में लंबित मामले कितने हैं। इसके अलावा अगर हम एक आंकड़े की बात करें तो जो न्यायपालिका में विभिन्न स्तरों पर जो रिक्तियां हैं, 4 अगस्त 2022 को राज्यसभा में एक क्वेश्चन पूछा गया जिसके उत्तर में ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में जो 3 सीट हैं वे खाली हैं। सुप्रीम कोर्ट में अभी 34 सीटें हैं, उसमें से अभी 3 सीटें अभी खाली हैं। हाई कोर्ट में लगभग 380 सीटें खाली हैं और जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उसमें लगभग 5000 से भी ज़्यादा सीटें खाली हैं। और जो निचली अदालत है उसमें रिक्तियां काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि यहाँ पर लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा केस लंबित हैं और साथ ही साथ निचली जो अदालत है उसमें रिक्तियों के डेटा की भी कमी देखने को मिलती है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग की जा सकती है। फिर हम देख लेते हैं कि बड़ी संख्या में मामलों के लंबित होने के क्या क्या कारण है। सबसे पहला कारण है सुप्रीम कोर्ट की बदलती भूमिका। सुप्रीम कोर्ट का जो मेन काम है संवैधानिक मामलों में निर्णय से उसको हटाकर अपील की जो नियमित अदालत के रूप में उसको स्थानांतरित करना इसमें एक महत्वपूर्ण कारण है। और इसमें कानूनी विशेषज्ञों का मानना यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकांश मामले हैं उसमें उच्च न्यायालय से प्राप्त अपील और जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके घोर उल्लंघन के मामले उनके पास ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा दूसरा कारण है न्यायाधीशों की कमी। हमारे देश में प्रति 10 लाख पर लगभग 20 न्यायाधीश हैं, जबकि 120वां जो विधि आयोग है उसने 50 न्यायाधीश प्रति 10 लाख पर रिकमेंड किए हैं। इसके अलावा तीसरा महत्वपूर्ण कारण है बार बार स्थगन करना।
किसी भी मामले को मैक्सिमम 3 बार स्थगन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि जो लगभग 50% से अधिक मामलों में 3 बार से ज़्यादा स्थगन की प्रक्रिया का इसमें अपनाई जाती है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण कारण है कम बजटीय आवंटन के कारण जो उसका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वह कमजोर होना। अगर हम देखें तो जो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हम जीडीपी का केवल 0.09% ही व्यय करते हैं। इसके अलावा सरकारी मामलों का बोझ होना। लिम्स के आंकड़ों के अनुसार लगभग 46% जो लंबित मामले हैं वे केंद्र एवं राज्य सरकार के हैं। इसके अलावा एक विशेष अनुमति याचिका होती है, स्पेशल लीव पिटीशन, तो ये आर्टिकल 136 के अंतर्गत दी जाती है। इसमें जो लगभग जो हमारे 40% जो मामले हैं वे इस विशेष अनुमति याचिका के हैं और ये लोगों के द्वारा विभिन्न सरकारी नीतियों के कारण ये दायर किए जाते हैं। इसके अलावा जो न्यायाधीशों की जो छुट्टियां हैं, जो सुप्रीम कोर्ट साल में औसतन 188 दिन काम करता है, लेकिन नियम की अगर हम बात करें तो उनको हर साल 255 दिन काम करना चाहिए। इसके अलावा न्यायालय प्रबंधन प्रणालियों का अभाव देखने को मिलता है। एक अदालत प्रबंधक का पद बनाया गया है, लेकिन कुछ ही कोर्ट ने अभी इसकी नियुक्ति की है। इसके अलावा अकुशल जांच जैसे कि आधुनिक और वैज्ञानिक उपकरण की कमी के कारण पुलिस जो अक्सर प्रभावी जांच करने में असमर्थ होती है, जिससे केस का डिले होता है। तो ये हमने बात की लंबित मामलों के कारणों के बारे में। इसके बाद हम देख लेते हैं कि न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि से क्या लंबित मामलों में कमी आ सकती है। तो अगर हम बात करें 1950 से 2021 तक लगभग सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो संख्या है वह 4 गुना कर दी गई है। लगभग अभी 34 न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में हैं, लेकिन फिर भी लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो इसमें केवल न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना ही एक समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि जो मामले बढ़ने के जो कारण है वह संवैधानिक महत्व के जो मामले पर निर्णय देने से हटकर जो अपील की जो नियमित अदालत में सुप्रीम कोर्ट को स्थानांतरित कर दिया गया है वह भी एक कारण है। साथ ही साथ एक फ्रिवलस जो जनहित याचिकाएं होती हैं, जो पीआईएल्स होती हैं, वह कोर्ट का समय काफी ज्यादा बर्बाद करती है। तो ये हमने बात की कि केवल न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि से लंबित मामलों की संख्या में कमी नहीं आएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें लंबित मामलों में कम करने के उपायों के बारे में, तो इसमें गुणवत्तापूर्ण न्याय के लिए एक बुनियादी ढांचे में सुधार की आवश्यकता है। ई कोर्ट की स्थापना में आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ जो रिक्तियों का जो मुद्दा है उसको संबोधित करना भी एक इसमें उपाय हो सकता है। और इसमें जो 120वां जो विधि आयोग बनाया गया था उसमें न्यायाधीशों की संख्या का फॉर्मूला इसके अंतर्गत सुझाया गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट को संविधान के अनुसार कुशल और अनुभवी न्यायाधीशों को तदर्थ न्यायाधीश जो एडहॉक जो जजेस होते हैं उनको नियुक्त करने की को करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें जो अधीनस्थ न्यायपालिका और जो हाई कोर्ट के जो वार्षिक लक्ष्य हैं, उनकी जो कार्य योजनाएं हैं उसको निर्धारित करके मामलों को निपटाने के लिए एक निश्चित समय सीमा उनको दी जानी चाहिए। इसके अलावा बेहतर न्यायालय प्रबंधन प्रणाली और डेटा संग्रहण इसके अंतर्गत अपनाया जाना चाहिए। सूचना प्रौद्योगिकी को समाधान का उपयोग किया जाना चाहिए। मामलों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग की जानी चाहिए। साथ ही साथ जो इलास्टिक सर्च से एक राष्ट्रीय न्याय डेटा ग्रिड जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के करीब हो उसको अपनाया जाना चाहिए। और हमारे जो वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली है, जो अल्टरनेटिव जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो सिस्टम्स हैं जैसे कि लोक अदालत, ग्राम न्यायालय, उसको बढ़ावा दिया इसके अंतर्गत जाना चाहिए। तो ये हमने बात की उपायों के बारे में। इसके बाद हम अगर इसके निष्कर्ष के बारे में बात करें तो एक अच्छा न्याय प्रशासन मूलभूत आवश्यकता है जो लोगों की पहुंच, सामर्थ्य और त्वरित न्याय दिलवा सके। साथ ही साथ ये तब साकार हो सकता है जब न्याय समयबद्ध हो और लागत प्रभावी हो। इसके अलावा इसमें जो निरंतर रचनात्मक जो मूल्यांकन भारत में न्याय वितरण प्रणाली को मजबूत करने की कुंजी हो सकता है। तो ये हमने बात की जीएस पेपर 2 के पॉलिटी खंड से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके जीएस पेपर 3 के इकोनॉमी खंड से, जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का शॉर्ट यानी कि ताकत, कमजोरी, अवसर या खतरे यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट के बारे में विश्लेषण प्रदान कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 250 शब्दों में देना है। अगर हम इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो जो खाद्य प्रसंस्करण होता है खाद्य पदार्थों या कच्चे माल से संबंधित उन यांत्रिक या रासायनिक गतिविधियों की एक श्रृंखला होती है जिन्हें खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने या उन्हें परिवर्तित करने हेतु उपयोग किया जाता है। जैसे कि आलू बनाने से जो उसके चिप्स बनाने की जो प्रक्रिया है, जो एक वैल्यू चेन है, उसको इसके अंतर्गत फूड प्रोसेसिंग के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें खाद्य प्रसंस्करण प्रयोग उद्योग, इसमें जो उत्पादन है, खपत है, निर्यात और विकास के मामले में देश का लगभग 5th स्थान है और भारत के खाद्य बाजार में लगभग इसकी हिस्सेदारी लगभग 32% है और खाद्य निर्यात में हम 10.7% करते हैं।
इसके अलावा ये भारत का सनराइज सेक्टर उद्योग है जिसका विकास दर लगभग 10% के आसपास है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग की जा सकती है। इसके बाद हम देख लेते हैं इसका शॉर्ट एनालिसिस। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इसकी स्ट्रेंथ यानी कि इसकी ताकत के बारे में। इसमें जो वर्ष भर हमारे पास प्रचुर मात्रा में कच्चे माल की उपलब्धता होती है क्योंकि हम एक कृषि प्रधान देश हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में एक खाद्य प्रसंस्करण की हमारे देश में एक स्वीकार्यता है। कृषि प्रसंस्करण को प्राथमिकता क्षेत्रक श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया जाना और केंद्र सरकार द्वारा इसमें सहायता प्रदान करना भी हमारी एक स्ट्रेंथ है। इसके अलावा संपूर्ण देश में विनिर्माण सुविधाओं का विशाल नेटवर्क हमारे पास मौजूद है। इसके साथ ही साथ इस क्षेत्र से संबंधित उत्पादों के लिए विशाल घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार हमारे पास उपलब्ध है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी वीकनेस के बारे में। इसमें जो कार्यशील पूंजी की जो अधिक आवश्यकता होती है, साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है उसके अनुरूप हमारी पर्याप्त गुणवत्ता नियंत्रण एवं परीक्षण विधियों का हमारे पास अभाव है। नए जो विश्वसनीय और बेहतर सटीकता वाले जो उपकरण हैं, जो उपस्कर हैं, वह उसकी हमारे पास कम उपलब्धता है। इसके अलावा सूचना प्रबंधन के संदर्भ में अपर्याप्त स्वचालन व्यवस्था हमारे पास मौजूद नहीं है। इसके साथ ही बिचौलियों की अधिक संख्या के कारण हमारी जो वैल्यू चेन सिस्टम है, जो सप्लाई चेन सिस्टम है, वह अक्षम हो जाती है और हमारी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो प्रयोगशाला है उसके अंतर्गत उद्योगों के मध्य अपर्याप्त संयोजन हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम इसमें अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो जो कृषि पारिस्थितिकी जो परिवर्तनशीलता के कारण देश में फसल और सामग्रियों का विशाल आधार हमारे पास मौजूद है, जो कि खाद्य प्रसंस्करण संबंधी गतिविधियों हेतु हमारे लिए काफी संभावनाएं प्रस्तुत करता है। इसके अलावा कृषि निर्यात जो क्षेत्र है, जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन्स हैं और जो फूड पार्क्स की स्थापना से ग्रीन फील्ड परियोजनाओं के विकास में हमें अतिरिक्त प्रोत्साहन मिल सकता है। साथ ही साथ हमारी जो अनुकूल जो जनसांख्यिकी प्रोफाइल है, जिसमें हमारी जो यंग जो पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा है, तो लोगों की बदलती जीवन शैली, साथ ही साथ उनका आय का जो बढ़ता स्तर है, वह परिवर्ती उद्योग की प्रवृत्ति इसके विकास को बढ़ावा देती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स, सामग्री विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी जैसे जो समकालीन जो प्रौद्योगिकी है उसमें विकास को इसमें समेकन किया गया है। साथ ही साथ त्वरित सुधार व प्रगति के लिए हमारे पास विशाल संभावनाएं मौजूद हैं। वैश्विक बाजारों के खुलने से हमारी विकास तकनीकों के निर्यात में वृद्धि हो सकती है। साथ ही साथ अतिरिक्त आय एवं रोजगार के अवसरों का भी इसके अंतर्गत सृजन किया जा सकता है। तो ये हमने बात की अवसरों के बारे में। इसके बाद हम देख लेते हैं इसके थ्रेट यानी कि खतरों के बारे में। तो जो वैश्विक अभिकर्ता है उससे हमें प्रतिस्पर्धा करनी होगी। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उससे हमें कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी होगी। साथ ही साथ अन्य उद्योगों को बेहतर कार्य स्थितियों के कारण यहाँ से प्रशिक्षित जो श्रम बल है वह माइग्रेट कर जाते हैं, जिससे हमारी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की श्रम बल है वह काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। साथ ही साथ भारतीय समाज में जो ताजे खाद्य पदार्थ हैं उनकी जो वहनीयता है, उनकी जो सस्टेनेबिलिटी है, वह उसकी जो सांस्कृतिक हमारी प्राथमिकता है कि हमें ताजे खाद्य पदार्थ ही चाहिए होते हैं, तो ये भी एक तरीके का थ्रेट हो सकता है। साथ ही साथ सामग्रियों के वहन की उच्च लागत, पैकेजिंग लागत, साथ ही साथ जो कराधान दर है वह काफ़ी ज़्यादा है, तो इसके कारण से ये इसके सामने खतरे दिखाई देते हैं। तो ये हमने किया इसका शॉर्ट एनालिसिस। अब हम बात कर लेते हैं इसके निष्कर्ष के बारे में। तो जो हमारा खाद्य प्रसंस्करण है ये न केवल हमारी आय सृजन में बढ़ावा करेगा, बल्कि जो हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो अपव्यय होता है उसकी कटौती को भी डिक्रीज करेगा। साथ ही साथ मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन, विदेशी मुद्रा का जो अर्जन है, साथ ही साथ विनिर्माण प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने में भी ये हमारी मदद कर सकता है। खाद्य प्रसंस्करण जो क्षेत्र है वह निवेश का गुणक प्रभाव प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसमें जो रोजगार सृजन की जो संभावना है वह काफ़ी ज़्यादा अधिक होती है और ये जो गुणक अन्य क्षेत्रों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके अंतर्गत इन कारकों के संदर्भ में ही प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है उसकी शुरुआत की गई है, जिससे जो फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्रीज है उसको बढ़ाया जा सके। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 3 के इकोनॉमी खंड से। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। इसकी जो हैंड रिटन नोट्स की जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। प्लीज स्टे ट्यून, सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।